हाँ बच्चों, आज हम सामान्य स्त्री तथा वर्णांग पुरुष की संतानों में लिंग संलग्न लक्षण की वंशागत के बारे में बताएंगे कि यदि सामान्य स्त्री का विवाह वर्णांग पुरुष से होता है तो उसकी संतानों में यह रोग कैसे विकसित होता है। हम आप जानते हैं कि जो पुरुष में यक्ष वायु गुणसूत्र होता है, उसमें यक्ष जो होता है रोग का वाहक होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जो स्त्रियों में यक्ष वायु होता है, यक्ष होता है, यह रोग की वाहक होती है। तो सामान्य पुरुष से यदि उसका विवाह होता है तो उसकी परिस्थिति स्त्री में तो पुत्रियां उसकी वाहक होंगी और पुत्र सामान्य होगी, क्योंकि वर्णांग पुरुष तथा सामान्य स्त्री की संतान में सभी पुत्र सामान्य तथा पुत्री रोग की वाहक होती हैं। क्योंकि यक्ष पर चार्ज होता है इसलिए पुत्रियां वाहक होती हैं, और क्योंकि वर्णांगता का जीन यह यक्ष लिंग गुणसूत्र पर होता है, यानी वर्णांग के जीन वायु पर निर्भर नहीं होते हैं, वायु रिजर्व होता है, यक्ष पर सभी प्रकार के रोग वाहक होते हैं। पुत्रों को यक्ष गुणसूत्र माता से जो प्रभावित होता है, जब माता का यक्ष पिता के यक्ष गुणसूत्र से जब मिलता है तो जो वर्णांगता का लक्षण है यक्ष में विलीन हो जाता है, इसलिए पुत्रियां उसकी वाहक हो जाती हैं। क्योंकि पुत्री को यक्ष लिंग गुणसूत्र माता से तथा पिता जो से प्राप्त होता है, जिसमें पिता का यक्ष गुणसूत्र वर्णांग होता है, तो दूसरा भी यक्ष उससे क्या होगा, वाहक हो जाएगा। इसलिए जो पुत्रियां पैदा होगी इस रोग की वाहक होगी। पुत्रों में 23वां गुणसूत्र यक्ष वायु, हम अब जानते हैं कि 23 गुणसूत्र होता है। एक गुणसूत्र युग्मक बनने में सहायक होता है, और जब सहायक होता है तो यक्ष जो है रोग वाहक, जब दूसरे यक्ष से संयोग करता है तो यक्ष का निर्माण होता है। इसलिए जो पुत्रियां होगी प्रभावित होने के कारण यह लक्षण पुत्रों में नहीं बल्कि पुत्रियों में प्रभावित होगा। पुत्रियों में यक्ष वायु होने के कारण पुत्रियां इस रोग की वाहक होगी, क्योंकि जब भी रोग की वाहक होगा तो यक्ष वायु पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। जब अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होगा तब यह लक्षण पुत्रों में जाएगा। फिर यक्ष वाहक पुत्रियों के रोग लक्षण अगली पीढ़ी में पहुंचाने में मदद करता है। हम आप जानते हैं कि माता पिता के लक्षण जीन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशागत होते हैं, जिसमें एक लक्षण प्रभावित और एक होता है अप्रभावित। तो प्रभावी की विशेषता है कि माता पिता के गुणसूत्रों के मिलने के कारण जब गुणसूत्र संयुक्त होते हैं तो पिता का छिपा रहता है तो माता का प्रकट होता है, और अगर माता का छिपा रहता है तो पिता का प्रकट होता है। लेकिन गुणसूत्रों की जो रोग की वंशागत होती है वह अगली पीढ़ी में पहुंचाने में मदद करती है। इसी नाते देखते हैं वर्णांगता, हीमोफीलिया, कोढ़, आजकल तो ये भी है डायबिटीज भी क्या करते हैं अनवर्षित लोगों के रूप में आ रही है। तो इस प्रकार से एक सामान्य स्त्री का विवाह जब वर्णांग पुरुष के साथ होता है तो पहली पीढ़ी में जितनी भी पुत्रियां होगी वह रोग की वाहक होगी तथा पुत्र क्या होंगे, सामान्य होंगे, क्योंकि पुत्र के ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। जैसे देखते यक्ष वर्णांग पुरुष के यक्ष से संयोग करेगा तो जो पुत्री पैदा होगी वह रोग की वाहक होगी, और सामान्य स्त्री का जो यक्ष है वायु से संयोग करेगा तो जो पुत्र पैदा होगा वह सामान्य होगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होगा। क्योंकि वर्णांग पुरुष तथा सामान्य स्त्री के संतानों में सभी पुत्र सामान्य होंगे तथा स्त्रियां रोग की वाहक होगी। यह रोग की जब वाहक होगी तो जब अगली पीढ़ी में ये देखते हैं कि जब हम माता पिता के लक्षण एक
छिपा है और एक प्रकट होता है। तो अन्यत्र उसका जब मैरिज होता है तो बालक नाना नानी मामा मामी को नहीं पड़ेगा, मौसी आदि को पड़ेगा। और यहाँ पर माता पिता भाई बहन बुआ आदि को पड़ेगा। इस तरह के लक्षण जो होते हैं वंशागत वर्णाम पुरुष तथा सामान्य स्त्री संतानों में सभी पुत्र समान तथा पुत्रियां रोग की बाहर होगी, क्योंकि वर्णांता का जीन यक्ष लिंग गुणसूत्र पर स्थित होता है। इस प्रकार रोग की बाहर पुत्रियां अगली पीढ़ी में इस रोग को पहुंचाने में मदद करती है। इस प्रकार सामान्य पुरुष और स्त्री वर्णांत पुरुष के संयोग से संतानों में यह रोग विकसित